हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ MGCI। बच्चों, आज प्रतिज्ञा टेस्ट सीरीज पार्ट 2 आप दे चुके हैं एंड होप सो आपका परफॉर्मेंस पार्ट टेस्ट 1 से बहुत अच्छा रहा। सो नाउ लेट्स चेक द बॉटनी सॉल्यूशंस। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 91, मैच द कॉलम फर्स्ट मीजोजोम। देखो, मीजोजोम जैसे ही नाम आता है, मीजोजोम के बहुत सारे फंक्शंस आपको याद आ जाते हैं। मीजोजोम है क्या बच्चों? मीजोजोम है इनफोल्डिंग्स। ऐसे इनफोल्डिंग्स है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। क्या करवाता है? सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, सेल डिवीजन करवाता है, DNA डुप्लीकेशन करवाता है, डॉटर सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करवाता है। इसके साथ साथ देख रहे हो आप, सरफेस एरिया बढ़ गया, तो सरफेस एरिया बढ़ेगा तो एंजाइमेटिक रिएक्शंस बढ़ेंगे। तो इसके इनमें से ये चूज करना है कि कौन सा फंक्शन मीजोजोम से मैच कर रहा है। तो मीजोजोम का आपको एक फंक्शन दिख रहा है, जैसे अभी मैंने बताया, DNA रेप्लिकेशन एंड सेल डिवीजन, राइट। सो ये हो जाएगा सेकंड। ग्लाइकोकैलिक्स है ना। ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में दो चीजें जानते हो आप। ग्लाइकोकैलिक्स दो तरह से हो सकता है, एक होगा स्लाइम लेयर, दूसरा होगा कैप्सूल। डन। स्लाइम लेयर का काम क्या है? डेसिकेशन से बचाना, स्टिकी लेयर है। कैप्सूल का काम क्या है? कैप्सूल क्या करता है? इम्यूनिटी, मतलब होस्ट की बॉडी में जैसे ही बैक्टीरिया एंटर हो, होस्ट का इम्यून सिस्टम उस बैक्टीरिया को पहचान ना पाए। तो ये ऐसा कुछ आपको दिख रहा है, प्रोटेक्शन ऑफ द बैक्टीरिया फ्रॉम द WBC मतलब होस्ट की इम्यून सिस्टम से हाइड करने में मदद करता है। तो ये हो गया फर्स्ट वन। फिम्बरी हम जानते हैं, ऐसे स्प्राउटिंग लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। क्या करते हैं ये? अटैचमेंट में मदद करते हैं बैक्टीरिया की, हेल्प्स इन अटैचमेंट ऑफ द बैक्टीरिया। थर्ड वन, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, नाम से समझ में आ रहा है, ग्रैन्यूल्स है, स्टोरेज फॉर्म होगा, सो स्टोरेज रिजर्वॉयर। तो यहाँ पर सेकेंड वन थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन है ए। डन। चलो 92, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ बैक्टीरियल सेल प्रोवाइडिंग इट्स स्टिकी नेचर। अभी हमने डिस्कस किया था ग्लाइकोकैलिक्स में एक स्लाइम लेयर और एक कैप्सूल। तो स्टिकी नेचर है स्लाइम लेयर, बट एज सच नहीं दिया, यहाँ डायरेक्ट दे दिया है आपको ग्लाइकोकैलिक्स। तो आंसर होगा डी। नेक्स्ट, अब यहाँ क्रोमोसोम्स के डायग्राम दिख रहे हैं। दिस इज बेस्ड ऑन, किस आधार पे है ये? पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, है ना, सेंट्रोमियर के पोजीशन पे। तो अब हमें देखना है कि अलग अलग शेप्स के क्रोमोसोम्स मैच करना है आपको। ए देखो, यहाँ पर एक ही आर्म दिख रहा है, तो ऐसा कौन सा क्रोमोसोम का प्रकार है जिसमें एक ही आर्म दिखता है? दैट इज टीलोसेंट्रिक। टीलो मतलब क्या होता है? टिप। टर्मिनल पे आ गया सेंट्रोमियर, एक ही आर्म दिख रहा है, तो ए का टीलोसेंट्रिक। आपको दिख रहे हैं 3 ऑप्शन, तो इससे बात नहीं बनेगी। बी देख लो, बी में एक आर्म बहुत छोटा है, वेरी शॉर्ट, और एक आर्म बहुत बड़ा है, मतलब एक्रोसेंट्रिक। तो ए हो गया टीलोसेंट्रिक, बी हो गया एक्रोसेंट्रिक। ये ऑप्शन समझ में आ रहा है। सी में आपको एक आर्म थोड़ा सा छोटा, स्लाइटली स्मॉलर, और एक आर्म स्लाइटली बिगर, मतलब ये जो सेंट्रोमियर है ये शिफ्ट हुआ थोड़ा सा सेंटर से, है ना, थोड़ा सा स्लाइटली, तो सब मेटासेंट्रिक। लास्ट बचा, दोनों आर्म्स आपके कैसे हैं? इक्वल। क्यों इक्वल? बिकॉज यहाँ पर सेंट्रोमियर कहाँ पर है? मिडिल में। एम से मिडिल, एम से मेटासेंट्रिक। तो इसका आंसर होगा बी फॉर बॉम्बे। डन। चलो आगे। द लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट कंप्लीटली लैक अ सेल वॉल। बिल्कुल, पार्ट टेस्ट 1 में भी ऐसा ही क्वेश्चन माइकोप्लाज्मा का हमने डाला था, बहुत सारी स्टेटमेंट्स थी, और यहाँ आपको डायरेक्ट पूछ लिया है कि सेल वॉल नहीं है, ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है
एंड दैट इज माइकोप्लाज्मा। आंसर होगा डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट। करेक्ट है ना, सबसे पहले तो इसको मार्क कर लिया करो, करेक्ट। ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल डिविजन्स सेल्स हैव क्रोमोसोम्स इन प्लेस ऑफ न्यूक्लियस। हाँ बिल्कुल सही है। न्यूक्लियस कब दिखता है बच्चों? न्यूक्लियस कब दिखेगा? इंटरफेज में, है ना। न्यूक्लियस दिखता है इंटरफेज में। जैसे ही सेल डिवाइड करने लगती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डीजनरेट्स होने लगती है, और जो क्रोमैटिड था वो धीरे 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 अब ट्रांसफॉर्म होगा किसमें? क्रोमैटिड मतलब क्रोमैटिन, हम बोले धागा जो था क्रोमैटिन, वो ट्रांसफॉर्म होगा क्रोमोसोम में, कंडेंसेशन। तो इसका मतलब क्रोमोसोम कब दिखेगा? क्रोमोसोम दिखेगा ड्यूरिंग सेल डिवीजन। डन बेचा। चलो, अब ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है ना। सेल डिवीजन के दौरान सेल्स में क्रोमोसोम होता है इन प्लेस ऑफ न्यूक्लियस। अब बी में क्रोमैटिन कंटेन्स डीएनए। हाँ, क्रोमैटिन का कंपोजिशन क्या क्या है ये लिखा है। डीएनए है, बेसिक प्रोटीन्स है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स है और आरएनए है। दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर ऐसा ऑप्शन जिसमें बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, डी। डन। चलो आगे, चूज द मिसमैच्ड। हाँ, मिसमैच्ड माइक्रोबॉडीज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। बिल्कुल सही है। माइक्रोबॉडीज के बारे में 2 लाइन दी है आपके एनसीईआरटी ने कि माइक्रोबॉडीज क्या है? मेनी मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल। मेनी मतलब बहुत सारे हैं, मेम्ब्रेन कितनी होती है? सिंगल, है ना। तो यहाँ पर सिंगल मेम्ब्रेन, और क्लियर लिख लो इसको, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। डन। तो ये बच्चों बिल्कुल सही है। सैटेलाइट नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन एट द लोकेशन। हाँ, जब हम क्रोमोसोम की बात करें, मान लो हमने ये ऐसा क्रोमोसोम बनाया, ये इधर प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन बना दिया, उसके बाद सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन में होगा क्या? प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन में सेंट्रोमियर, है ना। दिस इज व्हाट? सेंट्रोमियर। इसके साथ साथ यहाँ पर देखना, हाँ, इसमें लगे होते हैं काइनेटोकोर। नीट का PYQ है, काइनेटोकोर की मदद से ही स्पिंडल से अटैच होता है क्रोमोसोम। दिस इज व्हाट? काइनेटोकोर। डन। ये है प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। 1 डिग्री लिख दूं प्राइमरी को 1 डिग्री। दिस इज व्हाट? सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। अब बेटा सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन में आता है, इस पोर्शन को बोला जाता है सैटेलाइट। सैटेलाइट की क्या खास बात है? सैटेलाइट की खास बात है, इट इज द नॉन स्टेनिंग पोर्शन, कलर नहीं पकड़ता, नॉन स्टेनिंग पार्ट। और आपके 46 क्रोमोसोम्स में से कितने क्रोमोसोम्स हैं सैट? बताओ, ह्यूमंस में सैट क्रोमोसोम्स कितने हैं? 5 जोड़ी, है ना। सो 13, 14, 15, 21 एंड 22 याद रखना, है ना। चलो, सो सैटेलाइट नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ये भी सही है। सेंट्रोमियर प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन अभी बताया आपको। लाइजोसोम्स ऑप्टिमली एक्टिव एट एसिडिक पीएच, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आपको मिसमैच्ड बताना है ना। तो यहाँ पहला देखो, माइक्रोबॉडीज में नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, है ना, तो यहीं पर करेक्शन आ जाएगा भैया। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड में आपने लिखा है ना सिंगल मेम्ब्रेन, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है ना। तो क्यों गलत हो गई? बिकॉज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड लिखा है। डन। सिंगल मेम्ब्रेन होती है।
तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बच्चों ए, इनकरेक्ट में ए। क्लियर है? चलो डन। अगला, गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन, गैस वैक्यूल्स किस में मिलते हैं? गैस वैक्यूल्स बॉयंसी के लिए होते हैं। इसका फंक्शन क्या है? गैस वैक्यूल्स का बॉयंसी है एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्मफुल solar radiation, also protect from harmful solar radiation. डन। चलो, तो इनमें भी मिलते हैं, पर्पल ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में भी मिलते हैं, तो दोनों कैसे लगाएंगे? हाँ, ऑप्शन है मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट, आंसर होगा डी। ठीक है, चलो, Which group of the following organelles involved in the manufacturing substance? सिंथेसिस के लिए जरूरी है लाइजोसोम। अरे लाइजो नाम से समझ में आ रहा है बनाएगा नहीं, तोड़ेगा, लाइटिक एक्टिविटी है, तो ये हट गया। वैक्यूल, वैक्यूल तो वेस्ट को स्टोर करता है, न्यूट्रिएंट्स को स्टोर कर सकता है, एक्सक्रीटरी वेस्ट को मेनली स्टोर कर रहा है, तो ये तो स्टोरेज वाली बॉडी एक आ गई। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, हाँ सही बात है। आरईआर, आरईआर का काम क्या है? आरईआर इज इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस, सिक्रीशन। एसईआर स्टीरॉयड हार्मोन के सिंथेसिस में लगता है, लिपिड सिंथेसिस में लगता है, तो सभी सिंथेसिस में लग रहे हैं। इसमें एक लाइजोसोम वैक्यूल आ गया, ये गलत हो गया, तो आंसर क्या होगा? जो सिंथेसिस करवाने वाले हैं, सी। डन। चलो, कंसिडर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स साइटोप्लाज्म है, डिस्टिंक्ट सेल वॉल है, राइबोसोम ईआर पे अटैच्ड है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेंट्रोजोम है, तो इनमें से कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट और एनिमल में डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज कर सकते हो आप? मतलब ऐसा कुछ जो प्लांट में होगा एनिमल में नहीं, ऐसा कुछ जो एनिमल में होगा प्लांट में नहीं। तो यहाँ पर फर्स्ट तो दोनों में है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी दोनों में है, साइटोप्लाज्म भी दोनों में है। अरे यूकैरियोटिक सेल्स हैं तो न्यूक्लियस तो होगा। सेल वॉल, सेल वॉल सिर्फ किस में है? ओनली इन प्लांट्स। राइबोसोम तो दोनों में अटैच्ड है ना ईआर पे। नॉन मेम्ब्रेन सेंट्रोजोम ये किस में है? एनिमल्स में। एंड लोअर प्लांट्स है ना, लोअर प्लांट्स में भी सेंट्रोजोम मिलता है। बट ठीक है, हम हायर प्लांट्स को कंसिडर कर रहे हैं तो ये डिफ्रेंशिएटिंग फीचर हो जाएगा। यहाँ पर आएगा आपका आंसर बच्चों फोर्थ और सिक्स्थ, है ना, फोर्थ और सिक्स्थ, ये हो गया फोर्थ और सिक्स्थ। ठीक है, चलो 100 assertion Fimbri help in bacteria to attach to the rocks, streams or to the host surface। ये बिल्कुल सही बात है। हमने बात की थी कि एक अगर बैक्टीरियल की सेल है वहाँ ऐसे स्प्राउटिंग स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, दैट इज फिम्बरी, और टिब्यूलर स्ट्रक्चर है पिलाई, है ना। पिलाई का काम किस में है? रिप्रोडक्शन में, और फिम्बरी का काम किस में है? अटैचमेंट। डन। तो यहाँ पर फर्स्ट असर्शन सही है। रीजन फिम्बरी एंड पिलाई आर नॉन प्रोटीनेशियस। अरे गलत बात है भैया, ये प्रोटीन से बने होते हैं। प्रोटीन कौन सा? फिम्बरिन एंड पिलीन। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। सो असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट, आंसर होगा सी। डन। चलो अगला, रीड द स्टेटमेंट केयरफुली एंड सिलेक्ट द ऑप्शन विच इंक्लूड द करेक्ट स्टेटमेंट। द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम कैन बी अफेक्टेड बाय चेंज इन कंडीशंस विच अल्टर द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। बिल्कुल सही बात है। टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एंजाइम की नॉचेस बनाता है, एक्टिव साइट्स बनाता है, क्योंकि एंजाइम 99% एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस,
एक्सेप्ट द राइबोजाइम्स। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एंजाइम जनरली फंक्शन इन अ नैरो रेंज, हाँ, इस नैरो रेंज को क्या बोल सकते हो? ऑप्टिमम बोलते हो, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। लो टेम्परेचर प्रिजर्व द एंजाइम। देखो, अगर टेम्परेचर बहुत कम कर दिया तो कुछ समय के लिए एंजाइम इनएक्टिव होगा, बट वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, उसका स्ट्रक्चर नहीं बिगड़ता। लेकिन अगर आपने टेम्परेचर हाई करा तो उसकी एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, सब सही है। चलो, व्हेन द इनिबिटर क्लोजली रिजेंबल द सबस्ट्रेट, जैसे हम एक एग्जाम्पल बताते हैं, नीट में पूछा भी गया है बच्चों, सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम का इनिबिटर कौन है? मेलोनेट, है ना, ये आ चुका है। सो व्हेन द इनिबिटर क्लोजली रिजेंबल द सबस्ट्रेट in the molecular structure and inhibit the activity of enzyme, it is known as competitive inhibitor। आई बात समझ में? तो यहाँ पर सभी स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही है, तो आंसर होगा डी। डी डन। चलो अगला, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। प्रोस्थेटिक ग्रुप, अरे सबसे पहले तो प्रोस्थेटिक ग्रुप बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि फंक्शनल एंजाइम क्या होता है। हॉलो एंजाइम, खोखला नहीं है ये, हॉलो मतलब फंक्शनल। फंक्शनल एंजाइम इज इक्वल्स टू एपो एंजाइम। देखो, एपो एंजाइम मतलब कौन सा पार्ट हो गया? ये प्रोटीन पार्ट, है ना, प्लस कोफैक्टर। इससे, इसी स्टेटमेंट से क्वेश्चंस बहुत सारे आ जाते हैं। ठीक ना, कोफैक्टर 3 प्रकार का हो सकता है, या तो प्रोस्थेटिक ग्रुप हो, या फिर कोएंजाइम्स हो, या फिर मेटल आयंस हो, है ना। अब यहां पर बच्चों, ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है ना, दिस इज टाइटली बाउंड, बहुत मजबूत बॉन्ड्स हैं। दिस कोएंजाइम इज ट्रांजिएंटली, ट्रांजिएंट मतलब टेम्पररी लूज सा बॉन्ड है। अब यहाँ पर देखो, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हाँ, सही बात है, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। कोएंजाइम्स आर एसोसिएटेड विद अपोएंजाइम्स ओनली ड्यूरिंग कोर्स ऑफ कैटालिसिस। परमानेंट जन्मों जन्मों का रिश्ता नहीं है इनका, सिर्फ कैटालिसिस के दौरान ये अटैच होते हैं, ठीक है, सही बात है। तो यहाँ पर ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, ऐसा स्टेटमेंट दिख रहा है आपको, राइट, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। आंसर होगा इसका ए। डन। चलो अगला, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स डैश इज अ डैश। चलो अच्छा, इतने सारे नाम आ गए सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के। कौन? कैनेवेलिन ए। लेक्टिन है क्या? हाँ, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो कौन कैनेवेलिन ए है, इसकी एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी है। कौन कैनेवेलिन ए, एंटी कैंसरस, है ना। अब विनब्लास्टिन, विनब्लास्टिन एंड करक्यूमिन आर ड्रग्स। ये क्या है? ड्रग्स। तो क्या लिखा है? ड्रग्स, अरे पिगमेंट लिख दिया, है ना। एंथोसाइनिन ये पिगमेंट है, एंथोसाइनिन, कैरोटिनॉइड्स ये क्या है? पिगमेंट्स। डन। कोडीन, कोडीन कोडीन ग्लाइकोडीन, कोडीन और मॉर्फिन ये हैं एल्कलॉइड्स, ठीक है।
टॉक्सिन में कौन आता है? एब्रिन, रिसिन। ये तो याद ही कर लेना बेटा। डन। तो यहाँ बोला है करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है। तो पहला ही मिल गया था। तो मैडम आपने इतना क्यों बताया? अरे इसलिए बताया क्योंकि हो सकता है इनमें से कोई भी क्वेश्चन नीट में आ जाए। नाउ सेल्यूलोज इज, देखो सेल्यूलोज क्या है? सेल्यूलोज की बात करें तो सेल्यूलोज एक पॉलीमर है ना? पहली बात पॉलीमर है, मतलब इसकी कोई एक यूनिट होगी, रिपीटिंग यूनिट। बना किससे है? बीटा ग्लूकोज, है ना? अब इसमें लिंकेज कौन सा है? बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है सेल्यूलोज एक पॉलीमर है, होमोपॉलीमर है ना? होमो पॉलीमर दिख रहा है। मोनोसेकेराइड है क्या? बिल्कुल नहीं। पॉलीमेरिक पॉलीसेकेराइड है, हाँ ये सही है। हेट्रोपॉलीमर नहीं, सॉल्युबल इन वाटर नहीं, इसका आंसर होगा बी। डन। चलो, डैश आर कैरेक्टराइज्ड बाय टू फंक्शनल ग्रुप्स सच एज कार्बोनाइल एंड हाइड्रोक्सिल। कार्बोनाइल और हाइड्रोक्साइल, अच्छा कार्बोनाइल ग्रुप्स भी है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स भी है। तो ऐसे किस में मिलते हैं आपको? शुगर्स में। डायरेक्ट क्वेश्चन है। टू ग्रुप्स, hydroxyl also and carbonyl group also present. It is sugar. Next, given are the two statements. Statement 1, lipids are macromolecule. बच्चों लिपिड्स का अगर वजन देखें, वेट कैसा है? लेस देन 800 डाल्टन, है ना? अब एसिड इनसॉल्यूबल पूल में रहता है ना? क्यों इनसॉल्यूबल पूल में रहता है? इट फॉर्म्स वेसिकल। क्या बना देता है ये? वेसिकल। तो बच्चों इसका वजन 800 डाल्टन है, मतलब इसके हिसाब से माइक्रोमोलिक्यूल होना चाहिए, पर रहता है एसिड इनसॉल्यूबल पूल में, इसके हिसाब से मैक्रोमोलिक्यूल होना चाहिए। तो कहीं नहीं है ये। एनसीईआरटी लिखती है लिपिड इज नॉट स्ट्रिक्टली अ मैक्रोमोलिक्यूल। तो ये लाइन तो गलत हो गई ना, मैक्रोमोलिक्यूल थोड़ी है। लिपिड्स डू नॉट फॉर्म पॉलीमर, हाँ बिल्कुल सही है, बिकॉज उसकी एक कांस्टेंट रिपीटिंग मोनोमरिक यूनिट नहीं है, सो इट डज नॉट फॉर्म पॉलीमर। सही बात। तो इसमें कौन सी स्टेटमेंट सही है? सिर्फ सेकंड, ओनली सी, ओनली सेकंड इज करेक्ट, मतलब सी ऑप्शन। नेक्स्ट, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। गलत चुनना है। द डिफरेंस इन एवरेज एनर्जी कंटेंट ऑफ सबस्ट्रेट फ्रॉम दैट ऑफ दिस ट्रांजिशन स्टेट इज कॉल्ड द एक्टिवेशन एनर्जी। बच्चों जब भी हम ग्राफ बनाते हैं, है ना, तो यहाँ पर ग्राफ जो आपने एंजाइम में देखा होगा एक्टिवेशन एनर्जी के लिए, तो यहाँ सबस्ट्रेट, ठीक, सबस्ट्रेट को एक बैरियर क्रॉस करना पड़ता है, और वो बैरियर क्रॉस करने के बाद वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है? पी, मतलब प्रोडक्ट में। तो ये जो पॉइंट है ना यहाँ पर, ये क्या आ गया? इसका पीक आ गया, ठीक है। तो अब टू क्रॉस द बैरियर, अब बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा, तो आपको कुछ मिनिमम एनर्जी लगती है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, मिनिमम एनर्जी उससे बोला जाता है EA, एक्टिवेशन एनर्जी। कौन सी एनर्जी है? एक्टिवेशन एनर्जी। डन। सो ये बिल्कुल सही है कि जो डिफरेंस है यहाँ पर कंटेंट सबस्ट्रेट के और ट्रांजिशन स्टेट, मतलब ये टेम्पररी स्टेट जो रहता है, ट्रांजिशन है, फिर परमानेंट बन गया, तो ये स्टेटमेंट सही है। एंजाइम इवेंचुअली ब्रिंग डाउन द एनर्जी बैरियर, बिल्कुल सही है। अगर एंजाइम नहीं होता तो जानते हो ये सबस्ट्रेट को इतना समय लगता प्रोडक्ट में बदलने के लिए। तो यहाँ पर आप देखोगे इसने लोअर डाउन कर दी, है ना, ये डिफरेंस आ गया, कमी आ गई,
तो रिएक्शन जल्दी होगा हमारा। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। द फॉर्मेशन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स, ES यहाँ पर टेम्परेरी बनता है, अनस्टेबल है, ES कॉम्प्लेक्स इज रिक्वायर्ड और इसेंशियल विद द इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। जैसे जैसे सबस्ट्रेट बढ़ाते जाओगे, ज़्यादा सबस्ट्रेट मिल रहा है तो एंजाइम्स को काम करने के लिए ज़्यादा रिएक्टेंट्स मिल रहे हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। अब इसमें क्या बोला है, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन ऑफ द एंजाइमेटिक रिएक्शन डिक्रीज नहीं है, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये स्टेटमेंट गलत है और आपको गलत ही चुनना था, इनकरेक्ट। सो आंसर है डी। डन। चलो क्वेश्चन नंबर 108, मैच दी आइटम्स। आपको मैच करना है कॉलम्स को। देखो ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड क्या है, फैट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आ जाएगा फैट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स, है ना। नेक्स्ट मेम्ब्रेन लिपिड, मेम्ब्रेन लिपिड्स, तो यहाँ मेम्ब्रेन लिपिड्स में फॉस्फोलिपिड्स आपको क्लियरली दिख रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिलने वाला लिपिड है। स्टीरॉइड, स्टीरॉइड हार्मोन्स मौजूद है जो निकलते हैं गोनैड से, है ना। सो दिस इज फर्स्ट वन, एनिमल हार्मोन्स, इसमें एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन ये हार्मोन्स आते हैं। वैक्स, वैक्सी लेयर क्या है, सेकेंड वन। तो वैक्सी लेयर क्या है, जो वाटर प्रूफिंग का काम करती है। तो लीव्स में भी होती है क्यूटिकल और फेदर्स में भी होती है क्यूटेंस। तो यहाँ पर आंसर होगा 4312, 4312, दिस इज डी। ठीक है। नाउ assertion, the transition state of a substrate during the enzyme catalyzed reaction is stable structure। आई बात समझ में, मतलब जो ट्रांजिशन स्टेट में बना था, अभी मैंने आपको डायग्राम से बताया, वो स्टेबल है। अरे वो स्टेबल होता तो प्रोडक्ट ही नहीं बनता। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ट्रांजिशन स्टेट रिप्रेजेंट्स अ हाई एनर्जी सबस्ट्रेट must reach being converted into the product। हाँ, हाई एनर्जी है तभी तो, बहुत ज़्यादा एनर्जी है तो स्टेबिलिटी कम, बिकॉज एनर्जी एंड स्टेबिलिटी आर इन्वर्सली रिलेटेड, है ना। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ट्रांजिशन स्टेट रिप्रेजेंट्स अ हाई एनर्जी स्टेट दैट सबस्ट्रेट मस्ट रीच बिफोर बीइंग कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट। ये सही बात है ना। तो असर्शन इज नॉट करेक्ट बट रीजन इज करेक्ट, आंसर होगा इसका डी। चलो अगला, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू बाइवेलेंट। देखो बाइवेलेंट में बता दूं, है ना, होमोलोगस पेयर, होमोलोगस पेयर, होमोलोगस पेयर को बोलते हैं बाइवेलेंट, है ना। अब इसमें एक होगा ऐसे, है ना, मान लो ये आया मेल पार्टनर से, एक होगा जो फीमेल से। होमोलोगस मतलब क्या होता है, शेप सेम है और सेम जीन्स, सेम कैरेक्टर्स वाले जीन्स कैरी करते हैं। डन। तो ये होमोलोगस पेयर हो गया। अब इस होमोलोगस पेयर के अंदर देखो आपको कितने सेंट्रोमियर दिख रहे हैं। सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर का नंबर मतलब क्रोमोसोम्स का नंबर 2 है। कितने क्रोमेटिड दिख रहे हैं, 4 है ना, 4 है। चलो तो यहाँ पर बाइवेलेंट्स आर टेट्राड्स। हाँ, 4 आर्म्स है, 4 आर्म्स है मतलब टेट्राड है, बिल्कुल सही है। बाइवेलेंट मीन्स 4 क्रोमोसोम 2 सेंट्रोमियर। हाँ, 4 क्रोमोसोम्स एंड देखो यहाँ पर बोला है 4 क्रोमोसोम्स, 4 क्रोमेटिड एंड 2 सेंट्रोमियर। हाँ, ये गलती मैंने भी पढ़ने में हो गई, आप भी मत कर देना एग्जाम में। 4 क्रोमेटिड एंड 2 सेंट्रोमियर, 4 क्रोमेटिड एंड 2 सेंट्रोमियर, बिल्कुल सही बात है। 1 बाइवेलेंट कंसिस्ट ऑफ 2 होमोलोगस। हाँ, ये एक बाइवेलेंट है ना, ये बाइवेलेंट है। एक बाइवेलेंट में क्या है, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स है विथ सिस्टर क्रोमैटिड्स, ये भी सही है। बाइवेलेंट जाइगोटीन में बनते हैं, हाँ, और इनके बीच में साइनोप्टिनिमल कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। ठीक है,
ये भी सही है, सभी सही है, आंसर है डी। अगला, पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स दैट ऑकर ड्यूरिंग द जाइगोटीन स्टेज। अभी बताया अपन ने, जाइगोटीन स्टेज में साइनोप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स बनते हैं और उस इवेंट को बोला जाता है साइनेप्सिस। डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगला, नेक्स्ट है, in which stage of mitosis the chromosomes that have reached the respective poles decondense and lose their individuality। देखो, जब पोल्स पे पहुंच जाते हैं क्रोमोसोम्स, अब यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी को खो देते हैं, मतलब ये फिर से क्रोमैटिन बन जाते हैं। कौन सी स्टेज ऐसी है जिसमें डीकंडेंसेशन होता है? तो इसे बोला जाता है एंटीप्रोफेज। अच्छा, क्यों? प्रोफेज में क्रोमोसोम बनते हैं और इस स्टेज में क्रोमोसोम फिर से डिसॉल्व हो जाते हैं। सो एंटीप्रोफेज, और यहाँ पर क्या होगा? डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, है ना, फिर बिखर गए। तो ये पूरा उल्टा होता है, इसमें जो प्रोफेज में हुआ उसका उल्टा। तो ये स्टेज कौन सी है? टीलोफेज। आंसर है डी। डन। क्वेश्चन नंबर 113, स्टेटमेंट फर्स्ट, somatic cells that has just completed the S phase of its cell cycle as compared to gamete। किसका कंपैरिजन बोल रहा है? सोमैटिक सेल का गैमीट के कंपैरिजन में। ऑफ द सेम स्पीशीज हैज 2 times the number of chromosomes and 4 times the amount of DNA। देखें पहले, अगर हम एक सोमैटिक सेल की बात करें तो सोमैटिक सेल में G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज, है ना बच्चों? तो G1 फेज में हमने अगर प्लॉइडी ली 2n, है ना, डिप्लॉइड ले लिया। अगर इनिशियली आपने क्रोमोसोम लिया 2C, डीएनए कंटेंट लिया 2C। अब S फेज में डबल हो जाता है पर प्लॉइडी सेम रहेगी। तो यहाँ पर प्लॉइडी तो 2n है पर डीएनए कंटेंट डबल होके क्या हो गया? 4C। G2 फेज में ना तो कोई प्लॉइडी में चेंज, ना कोई डीएनए कंटेंट में चेंज, तो यहाँ पर रहेगा 2n एंड 4C। चलो, अब हम गैमीट को देखते हैं। गैमीट की बात करें तो गैमीट में सेम इंटरफेस कंसीडर अगर आप करते हो, बस मियोसिस 1 और मियोसिस 2 देख लो। तो अब अगर हम मियोसिस 1 की बात करें तो क्योंकि मियोसिस 1 इज रिडक्शनल डिवीजन, तो यहाँ प्लॉइडी आधी हो जाती है। तो अगर इनिशियली G2 में 2n और 4C था तो मियोसिस 1 के बाद हो जाएगी प्लॉइडी आधी n और डीएनए कंटेंट भी आधा होगा 2C। ठीक, अब इसके बाद मियोसिस 2 इज इक्वेशनल डिवीजन, है ना, इट इज सिमिलर टू माइटोसिस। तो यहाँ पर प्लॉइडी तो सेम रहेगी पर डीएनए कंटेंट, क्योंकि यहाँ सेंट्रोमेर स्प्लिट होते हैं तो डीएनए कंटेंट क्या हो जाएगा? C। आई बात समझ में? तो आपको गैमीट की इस स्टेज को कंपेयर करना है इस स्टेज से। S2 के बाद बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ इस स्टेज से कंपैरिजन होना चाहिए। तो क्या इसने यही बोला कि सोमैटिक सेल्स में गैमीट के कंपैरिजन में 2 times द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, 2n है, 4 times द अमाउंट ऑफ डीएनए है, 4C है एज कंपेयर टू द गैमीट। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सो दिस इज ट्रू। स्टेटमेंट सेकेंड, some mother cells of the angiosperms divide mitotically to produce 4 haploid। अरे जैसे ही हैप्लॉइड आ चुका है, मदर सेल्स मतलब मेगास्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, 2n प्लॉइडी है। और अगर आपको 2n से n करना है तो आपको मियोसिस करवाना है, तो यहाँ पर उसने माइटोसिस दे दिया। सो दिस इज इनकरेक्ट। तो ऐसा ऑप्शन जिसमें फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, दिस इज ऑप्शन ए। क्लियर है? नेक्स्ट, रीड द ऑप्शन केयरफुली एंड फाइंड आउट द करेक्ट
सीक्वेंस। साइनेप्सिस इज पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, देख चुके हैं। आरएनए का सिंथेसिस होता है एंड प्रोटीन सिंथेसिस होगा, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिवेशन, एक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेज, सेंट्रोमियर्स डू नॉट सेपरेट बट क्रोमैटिड्स मूव टूवर्ड्स द पोल्स। अब इसको आपको सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो सबसे पहले तो हम देख लें कि क्या कोई इंटरफेस की सीक्वेंसेस यहाँ पर देखो दिख रहा है इंटरफेस में। सबसे स्टार्टिंग में क्या होगा, देखो सिंथेसिस, ग्रोथ फेज हो रही तो सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, तो ऐसा कोई ऑप्शन जिसमें सेकंड होगा पहले, है ना। उसके बाद हो गया, देन आप देख सकते हो पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स, और ये सारे इवेंट्स किस में होंगे, है ना। अभी मैंने आपको बताया था जाइगोटीन स्टेज। जाइगोटीन स्टेज किसकी स्टेज है, प्रोफेज। प्रोफेज में याद रखना बच्चों, सीक्वेंस सबसे पहला लैप्टोटीन, है ना, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, क्रॉसिंग ओवर होता है पैकेटीन में। इसके बाद आता है डिप्लोटीन, चाइज़मेटा फॉर्मेशन, देन द लास्ट वन इज डाइकाइनेसिस, है ना, टर्मिनलाइजेशन। तो अब देखो इंटरफेस वाली जो स्टेज अपन ने देख ली, सेकेंड हो गई। अब इसके बाद होगा क्या, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, है ना, जाइगोटीन वाली स्टेज होती है। तो सेकेंड के बाद होगा फर्स्ट वन, फर्स्ट के बाद क्रॉसिंग ओवर होने के समय रिकॉम्बिनेशन होगा। तो रिकॉम्बिनेशन में लगने वाला एंजाइम पैकेटिनी में कौन सा है, रिकॉम्बिनेज। तो फर्स्ट के बाद आ जाएगा थर्ड। देन सेंट्रोमियर्स डू नॉट सेपरेट बट क्रोमैटिड्स मूव टूवर्ड्स द पोल्स। तो ऐसे स्पिंडल पे मूव करते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स, है ना, होमोलोगस क्रोमोसोम्स मूव करने लगे। तो अब ये सबसे आखिरी स्टेप हो गई, दिस वन इज फोर्थ वन। तो ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है सीक्वेंस में, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, बिल्कुल दिख रहा है, डी ऑप्शन है, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। डन, क्लियर है बच्चों। चलो, if a cell of plant root contain 14 chromosome, then how many chromosomes, chromatid, centromeres, kinetochore occur in metaphase। देखो एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर मैं ऑलरेडी आपको ड्रॉ करके बता चुकी हूँ। ये क्रोमोसोम आपको मानना है ना। इसमें ये है सेंट्रोमियर, इसके ऊपर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, this is kinetochore, है ना। और क्रोमैटिड्स कौन सी हैं, ये आर्म्स हैं, दीज आर क्रोमैटिड, है ना। मेटाफेज पे बोल रहा है, मेटाफेज में क्या हो रहा है, दो आर्म्स दिखते हैं। तो अब आपको कैलकुलेट करना है कि रूट में अगर 14 क्रोमोसोम दिए हैं, है ना, क्रोमोसोम का नंबर कितना दिया है, क्रोमोसोम का नंबर कितना दिया है, 14। अब आपको बताना है ना, रूट्स में 14 क्रोमोसोम्स है, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, देन क्रोमैटिड बताना है, क्रोमैटिड के बाद सेंट्रोमियर बताना सेंट्रोमियर के बाद काइनेटोकोर बताना है ना, ऐसे लिख लेना। अब 14 हो गए क्रोमोसोम्स। अब बेटा क्रोमोसोम्स यहाँ पर जितने दिख रहे हैं मेटाफेज में, एक क्रोमोसोम के पास 2 क्रोमैटिड दिख रही है, तो क्रोमैटिड का नंबर आपको कितना हो जाएगा, 28 हो गया। देन सेंट्रोमियर्स का नंबर कितना होता है जानते हो, नंबर ऑफ सेंट्रोमियर एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इक्वल, है ना। तो क्रोमोसोम नंबर काउंट करने का सबसे सही तरीका क्या है, उसके सेंट्रोमियर को काउंट कर लो। तो क्रोमोसोम 14 थे तो सेंट्रोमियर भी 14 है।
पर यहाँ सेंट्रोमियर, एक सेंट्रोमियर के ऊपर 2 काइनेटोकोर लगे, दोनों साइड से स्पिंडल्स अटैच्ड है, तो इधर हो जाएगा इसका डबल 28। तो 14 28 14 28, ऐसा ऑप्शन 14 28 14 28 आपको दिख रहा है, बी फॉर बॉम्बे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 116, इन दिस गिवन ग्राफ, देखो ग्राफ दिया है आपको और पूछा है एक्स रिप्रेजेंट, ये एक्स क्या है, यहाँ पर इधर दिया है स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन और इधर दिया है अमाउंट ऑफ डीएनए। देखो यहाँ पर आपको ग्राफ में क्लियरली दिख रहा है कि पहले अमाउंट ऑफ डीएनए 2C था, उसके बाद 4C हुआ, मतलब यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन का एस फेज तो हुआ होगा। अब ये एस फेज हुआ है, इसका मतलब ये डिवीजन चल रहा है कि इंटरफेज, क्या है, इंटरफेज। क्लियर है, डीएनए डुप्लीकेशन हो गया ना, तो दिस इज व्हाट, इंटरफेज। आंसर होगा ए। ठीक है, 116 आंसर है ए। अगला 117, which of the following combination is true for the type of spindle fiber in the एनाफेज। एनाफेज के स्पिंडल फाइबर के लिए कौन से मिलते हैं माइटोसिस में। देखो अपन डायग्राम बना ले, मान लो ये सेंट्रोमियर आपने ड्रॉ किए, ठीक, फिर इसके बाद ये कंटिन्यूअस फाइबर है ना, इसके अंदर हम बना लेते हैं ये वाले फाइबर्स, जिसके ऊपर आपको क्रोमोसोम दिखेंगे। अब एनाफेज में क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, है ना, सेपरेट आउट हो रहे हैं, तो ये ऐसे कुछ मूव करते हैं, मान लो ऐसे, है ना, आर्म्स पीछे की तरफ, ट्रेलिंग बिहाइंड, ये पीछे जा रहे हैं आर्म्स, ये ऐसे, है ना। तो अब इसमें लेबलिंग समझो, जब सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा, सिर्फ उसी समय स्प्लिटिंग के दौरान फाइबर जो दिखते हैं वो कौन से फाइबर्स हैं, इंटरजोनल फाइबर, है ना। तो ये कौन से हैं, इंटरजोनल फाइबर, ये इंटरजोनल फाइबर है। ये आपको दिख रहे हैं कंटिन्यूअस फाइबर, कंटिन्यूअस या फिर क्रोमोसोमल फाइबर्स। दिस वन कंटिन्यूअस फाइबर हो गया, क्रोमोसोमल अलग है, हाँ, कंटिन्यूअस इज डिफरेंट। क्रोमोसोमल फाइबर कौन से हैं, ये पिंक, ये वाले, ये इस पे क्रोमोसोम जुड़ा है, दिस इज व्हाट, क्रोमोसोमल फाइबर। इसी को हम काइनेटोकोर से चिपकाए ना, ये तो काइनेटोकोर फाइबर्स भी बोल सकते हैं। तो अब यहाँ पर बताओ एनाफेज में कौन से दिख रहे हैं आपको, तीनों ही दिखते हैं, कंटिन्यूअस फाइबर्स दिखते हैं, क्रोमोसोमल दिखते हैं एंड द इंटरजोनल दिखते हैं, तो ए बी एंड सी, तो आंसर होगा डी। चलो अगला, सेल ग्रोथ रिजल्ट इन डिस्टर्बिंग द रेशियो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, बिल्कुल सही है। सोचो ये सेल थी, इसका ये छोटा सा न्यूक्लियस था, अब इसमें ग्रोथ हो गई तो सेल बड़ी हो गई और न्यूक्लियस उतना ही रहा, तो क्या अब ये न्यूक्लियस इस पूरी सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल कोऑर्डिनेट कर पाएगा, नहीं। इसीलिए सेल डिसाइड करती कि अब तो डिवाइड करना पड़ेगा। सो यहाँ पर सेल ग्रोथ रिजल्ट इन डिस्टर्बिंग द रेशो, बिल्कुल सही है। रीजन, सेल डिवाइड्स टू रिस्टोर द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो, हाँ बिल्कुल सही है। सेल में डिवीजन क्यों होता है भी बताया ना, अब डिस्टर्ब हो गया रेशो तो अब सेल डिवाइड करेगी, बट यहाँ पर क्या रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, सेल ग्रोथ रिजल्ट इन डिस्टर्बिंग द रेशो, हाँ पर क्यों डिस्टर्ब हो गया रेशो, अरे क्योंकि ग्रोथ हुई तो सेल के वॉल्यूम के कंपैरिजन में न्यूक्लियस का वॉल्यूम छोटा है, ये रीजन है। क्या यही रीजन लिखा है, नहीं। तो असर्शन रीजन दोनों सही है, बट रीजन इज नॉट द एक्सप्लेनेशन, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ऐसा ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये बी फॉर बॉम्बे।
है ना, दोनों सही है, समझ गए। उसमें ये नहीं बताया है कि क्यों डिस्टर्ब हुआ। चलो, which of the following is required in chemiosmotic that cause the proton gradient to develop? प्रोटॉन ग्रेडियंट कैसे बनता है? देखो, जब भी हम केमियोस्मोटिक में थाइलाकोइड मेम्ब्रेन बनाते हैं, इधर ल्यूमेन बना लिया, यहाँ बाहर क्या है, स्ट्रोमा है बच्चों। स्ट्रोमा में लो H+, यहाँ पर हाई H+। कैसे हुआ? यहाँ करवाया जाता है वाटर का फोटोलिसिस, पानी टूटेगा तो H+ इकट्ठा होगा, है ना, H+ आया। फिर यहाँ पर कुछ कैरियर लगे हैं, पंप्स लगे हैं, जैसे प्लास्टोक्विनोन जो हाइड्रोजन को पंप करता है अंदर की तरफ, ठीक बात है। बाहर की तरफ एक NADP रिडक्टेज एंजाइम है ना। ये NADP रिडक्टेज एंजाइम क्या करता है, जो H+ यहाँ है, इस H+ को पकड़ता है और NADPH2 बना देता है। तो लगातार स्ट्रोमा और ल्यूमन में H+ का कंपोजिशन ग्रेडियंट क्रिएट हो रहा है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो हमेशा ये तेजी से H+ अंदर से बाहर की तरफ जाता है। तो क्या क्या ज़रूरत है? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, हाइड्रोजन कैरियर, हाँ ये हाइड्रोजन कैरियर, NADP रिडक्टेस। इसमें ऐसा ऑप्शन सिर्फ आपको एक ही मिलेगा, बाकी सब कुछ बिगाड़ दिए, है ना। तो आंसर था उसका डी। 120 में रिएक्शन सेंटर 680 नैनोमीटर्स में फोटो सिस्टम 2, मतलब ये 4th वन, ठीक है। इधर रिएक्शन सेंटर P700 मतलब फोटो सिस्टम 1। फोटो सिस्टम 1 कहाँ पर होता है? देखो, ये स्ट्रोमा बनाते हैं, स्ट्रोमा में ग्रेना बनाते हैं, ग्रेना को जोड़ने वाली ये क्या है, स्ट्रोमा लैमेली, है ना। दिस इज व्हाट, ग्रेना, ये पूरा पूरा, और सिंगल एक क्या है, थाइलेकॉइड। आई बात समझ में? तो यहाँ पर क्या होता है, सुनो, इधर हो गया आपका 4th वन, देन 1st वन, देन फोटो सिस्टम 1। फोटो सिस्टम 1 की अगर हम बात करें तो कहाँ पर मिलेगा बेटा? इधर, है ना, स्ट्रोमा लैमेली में। फोटो सिस्टम 2 कहाँ मिलता है? ग्रेनल पार्ट में। तो ये 3rd हो गया इसका। अब आंसर लगा दो, 4 1 2 3, 4 1 2 3, आंसर है ए। ठीक, अगला, कार्बन रिएक्शन इज द अदर नेम फॉर, हाँ डायरेक्ट क्वेश्चन है, कार्बन रिएक्शन इज द अदर नेम फॉर डार्क रिएक्शन। इसे बायोसिंथेसिस फेज भी बोलते हैं। ग्लूकोज बनेगा, यहाँ पर कौन सी साइकिल होगी? केल्विन साइकिल। डन। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जिसमें सिर्फ PS1 है, तो वहाँ पर ओनली एंड ओनली ATP सिंथेसाइज। आपको याद होगी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो डायरेक्ट हम आगे बढ़ते हैं। ATP बनता है सिर्फ उसमें। ये केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस जो अभी मैंने आपको समझाया है ना। तो यहाँ पर कौन लोकेटेड है बच्चों? PS2, यहाँ पर है PS2, ये प्लास्टोक्विनोन, दिस इज साइटोक्रोम B6F, है ना, साइटोक्रोम B6F। ये है प्लास्टोसाइनिन, ये है फोटो सिस्टम फर्स्ट, और यहाँ पर F0F1 पार्टिकल, CF1 मतलब क्लोरोप्लास्ट का। तो ऐसा ऑप्शन आपको दिख रहा है डी, है ना। ये तो क्लास में ही आपको बहुत अच्छे से डायग्राम ड्रॉ करवा के याद करवाया, ठीक है। डी ऑप्शन हो गया उसका। अगले चले, with reference to 12 times Kelvin cycle, इनमें से कौन सा आपको ऑप्शन सही दिख रहा है? तो पहले तो एक केल्विन साइकिल पता होनी चाहिए, है ना। 1 केल्विन साइकिल, एक केल्विन साइकिल में हाउ मेनी, पागल मतलब फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, कितने फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बने? तो एक केल्विन साइकिल में
2 मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के बनते हैं और ये बनाने के लिए कितने एटीपी लगे होंगे, कितने एटीपी लगे, एक मॉलिक्यूल के लिए एक एटीपी, तो 2 के लिए 2। और ये बना किससे है फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, पीजीए से, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के रिडक्शन से बना है ना। तो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन चाहिए, किसके लेगा, NaDH2 के। तो यहाँ पर 1 ATP एंड 2 के लिए ना, 1 नहीं, 2 PgAl बनेंगे, है ना, और सिंथेसाइज्ड 2 ATP रिक्वायर्ड, है ना, 2 ATP लगे, साथ में 2 NaDPH2 नीडेड। तो ये एक के लिए है, तो 12 के लिए कितना होगा, 12 टन के लिए इसको 12 से इंटू कर दो, तो 24 आंसर होगा इसका डी। आई बात समझ में, 24। अगला 124 विथ रेफरेंस टू हो गया, है ना। नेक्स्ट 125 अ लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड एंटीना। एंटीना देखो रेडियो स्टेशन से रिलेटेड शब्द है। क्या होता है, अलग अलग वेवलेंथ्स, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की रेडिएशंस को एब्जॉर्व करता है ना, अलग अलग साउंड वेव्स, रेडियो। ऐसे ही एंटीना क्या है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या है, वाइडर वेवलेंथ की लाइट्स को एब्जॉर्व करता है, एक ही लाइट को नहीं एब्जॉर्व करता, अलग अलग मतलब हेटेरोक्रोमेटिन। तो यहाँ पर सी क्या हो जाएगा, हेटेरोक्रोमेटिन, है ना, डायरेक्ट दिख रहा है आपको, वाइडर वेवलेंथ की लाइट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए एंटीना बोला, ऐसे फोकस करता है एक पॉइंट। नेक्स्ट ये दिख रहा है आपको पिगमेंट्स का ग्राफ, यहाँ पर पिगमेंट्स के बारे में आप इतना लिख लो, ये है ना, दिस वन इज क्लोरोफिल बी, ये बी, ब्लू में सबसे पीक बड़ा था बी, ये क्लोरोफिल है, एंड दिस इज कैरोटिनॉइड्स। डायग्राम याद करवाया है आपको क्लास में, है ना। बस अब कौन सी स्टेटमेंट सही है, पिगमेंट हुज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज, देखो एक्स यहाँ पर बीन मार्क्ड एज येलो टू येलो ऑरेंज कलर्ड, ए के बारे में बोल रहा है वो, ए क्या बोल रहा है, एक्स क्या है, येलो टू येलो ऑरेंज में, तो पहले विबग्योर ऐसा होगा, विबग्योर ऐसे लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जिसका येलो ऑरेंज रेंज में है, सही दिख रहा है यार, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिख रहा है ना। नेक्स्ट कंसर्न पिगमेंट एक्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी, गलत है, कर सकते हो आप सेपरेट। द कंसर्न पिगमेंट एक्स हेल्प इन फोटो डिस्ट्रक्शन, नहीं, फोटो ऑक्सीडेशन से बचाता है ये तो, कैरोटिनॉइड सेकेंडरी पिगमेंट है ना, ये गलत हो गया। पिगमेंट हुज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एक्स हैज बीन मार्क्ड एज द एब्जॉर्प्शन पीक इन द ऑरेंज लाइट, पीक ऑरेंज लाइट में थोड़ी है, यहाँ तो कोई पीक ही नहीं है ऑरेंज में, गलत है। आंसर क्या है, पहला ही सही था, है ना। अगला 127 फर्मेंटेशन डिफर्स फ्रॉम एरोबिक रेस्पिरेशन। हाँ, फर्मेंटेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्लास में लिखवाया है। फर्मेंटेशन में स्लो ऑक्सीडेशन होगा, फर्मेंटेशन में एनर्जी कम निकलेगी, 2 ATP, है ना। फर्मेंटेशन में पूरा ब्रेकडाउन नहीं होगा, पार्शियल ब्रेकडाउन होगा। सो पार्शियल ब्रेकडाउन लेस ATP, हाँ, लेस देन 7% ही निकल पाती है ऑफ ग्लूकोज, है ना। एरोबिक में 38%, स्लो ऑक्सीडेशन होता है, बिल्कुल सही है, सभी स्टेटमेंट सही है ना, आंसर है डी। अगला चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अरे कहाँ से, एनएरोबिक है ना, तो ऑक्सीजन अगर नहीं है, ऑक्सीजन ही तो ड्राइव करता है इसको, गलत है। TCA साइकिल इज कॉमन बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक, TCA मतलब क्रेब साइकिल इज कॉमन बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक। ATP इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग बोथ टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, हाँ दोनों में बनता है ना वो तो, सही बात है।
एनारोबिक रेस्पिरेशन रिक्वायर्ड माइटोकॉन्ड्रिया, गलत स्टेटमेंट है। टीसीए में जो कॉमन फीचर लिखा है कि एनारोबिक और एरोबिक में कॉमन है क्या, रेस्पिरेशन में नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना। तो यहाँ पर आंसर इज सी, 128 का सी। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देख ले हम। क्वेश्चन नंबर 129, इन क्रेब्स साइकिल एटीपी सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ। अब सबसे पहले तो आपको क्रेब्स साइकिल पता होनी चाहिए। क्रेब्स साइकिल अगर आपको पता है, रफ में स्केच ड्रॉ कर लो, जहां से एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, NADH2 बन रहा है, FADH2 बन रहा है, तो आपके कंसेप्ट क्लियर रहे, है ना। तो हम यहाँ अगर देखें, एसिटाइल कोएंजाइम में आता है, एसिटाइल कोएंजाइम में आता है बच्चों। अब इसमें है 2 कार्बन, है ना। यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है OAA, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जिसके पास है 4 कार्बन। इन दोनों से मिलके बनता है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड के पास है 6 कार्बन। सिट्रिक एसिड के बाद आइसोसिट्रेट, और भी बीच में मल्टीपल स्टेप्स है, हम डायरेक्ट बना रहे हैं जो बुक ने दिया है आप। इसके बाद अल्फा कीटो ग्लूटेरेट या ग्लूटेरिक एसिड, इसके पास कार्बन कितने हैं, 5 कार्बन है। तो बच्चों 6 कार्बन से अगर 5 कार्बन बने हैं तो डी कार्बोक्सिलेशन हुआ है। और डी कार्बोक्सिलेशन कैसा होता है, यहाँ ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन, मतलब CO2 निकलेगी, वहां से NADH2 भी निकलेगा। तो इसमें एक CO2 मॉलिक्यूल, तो एक NADH2, डन। चलो अब आगे आ जाए, इससे बना सक्सिनाइल कोएंजाइम A। अब इसके पास है 4 कार्बन, तो फिर से कार्बन गया, फिर से एक कार्बन चला गया। सो दिस इज 1 CO2 एंड एक NADH2, है ना। आई बात समझ में। अब अगला बना लो, सक्सिनाइल कोएंजाइम A से सक्सिनिक एसिड। अब इस स्टेज पे बच्चों GTP और GDP का कपल मिलता है ना। GTP और GDP का कपल, और यहीं पर बनती है ATP, और इस ATP को बोला जाता है SLP। SLP का मतलब होता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। क्लियर है। चल अब सक्सिनिक एसिड के बाद देखो, इसमें भी कितने 4 कार्बन है, तो कार्बन नंबर तो अब रिड्यूस करना ही नहीं है आपको। तो क्या हो जाएगा, इसके बाद बनता है फ्यूमेरिक एसिड या फ्यूमेरेट। देखो आपकी बुक ने नहीं दिया, बट मैं इसीलिए बताती हूँ बिकॉज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हम पढ़ते हैं FADH2, तो ये पता होना चाहिए ना। फ्यूमेरिक के बाद बनेगा मैलिक एसिड। मैलिक एसिड से बनता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ये सभी कितने कार्बन के कंपाउंड्स हैं, 4 कार्बन। अब एक प्लेस पर मैलिक से ऑक्सैलो जाते जाते फिर से NADH2 रिलीज हुआ। आई बात समझ में, इज दिस क्लियर। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि ATP सिंथेसाइज ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ, कहां पर ATP डायरेक्ट बनती है, तो सक्सिनाइल कोएंजाइम A से सक्सिनिक एसिड। ऐसा ऑप्शन आपको दिख रहा है B फॉर बॉम्बे। इज दिस क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130, स्टेटमेंट 1, इन 1 टर्न ऑफ TCA, देखो अभी इसलिए बनाई काम आएगी ना, TCA 1 टर्न ऑफ TCA ओनली 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP आर फॉर्म्ड। अच्छा, हमने तो एक टर्न में, ये एक ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल है, यहाँ पर एक टर्न पे तो एक ही ATP बना है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में ऑकर्स ड्यूरिंग TCA, हाँ ये तो हमने देखा कि एसिटाइल कोएंजाइम के 2 कार्बन
2 CO2 के फॉर्म में रिलीज हो गए। ये बिल्कुल सही है। सो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ऐसा ऑप्शन है डी फॉर दिल्ली। डन। चलो अगला 131. In at how many points 1 ton of TCA NAD plus is reduced to NADH2? फिर से जाएं इस ही साइकिल पे और देखो कितने पॉइंट्स पे रिडक्शन हो रहा है। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड। तो कितने पॉइंट्स पे रिडक्शन हो रहा है बच्चों? 3 पॉइंट्स में। तो आंसर होगा इसका 131 का सी। ऑल राइट, चलिए मैच दी कॉलम। अब ये भी बनाया है मैंने, कार्बन के नंबर लिखे हैं। ऑक्जेलो एसीटेट में 4 कार्बन है बेटा, आर। फॉस्फोग्लिसरेट, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड 3 कार्बन वाला है, एस। आइसोसिट्रेट 6 कार्बन का है, पी। अल्फा कीटो एक मात्र 5 कार्बन वाला कंपाउंड है, दिस इज क्यू। आर एस पी क्यू, आर एस पी क्यू। आंसर है बी फॉर बॉम्बे। अगला मैच दिस माइटोकॉन्ड्रियल कंपोनेंट्स विद द कॉम्प्लेक्सेस। यहाँ पर लिख लो कॉम्प्लेक्स, है ना। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स का नाम है NADH डिहाइड्रोजनेज, ठीक है। और इसमें क्या आ जाता है? FMN तो आ गया ही, है ना। सेकेंड वन इज सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, मतलब यहाँ पर वो FADH2 वाला कंपोनेंट आ गया। थर्ड वन इज साइटोक्रोम BC1, फोर्थ साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3 कॉम्प्लेक्स, और फिफ्थ वन इज ATP सिंथेटेज या ATP सिंथेज। तो अब यहाँ पर देख लो ATP सिंथेज फिफ्थ वाला है ना, फिफ्थ वन, सभी फिफ्थ दे रखे हैं उसमें, ठीक है। फिर FMN FADH2 वहाँ लिखा है मैंने, सक्सिनेट वाला FADH2 वाला, ये सेकेंड कॉम्प्लेक्स है, दिस इज सेकेंड वन। FADH2 की बात करें, सॉरी एक मिनट, FMN NADH2 है, तो NADH2 वाला अपना कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है और FADH2 वाला अपना कॉम्प्लेक्स सेकेंड है, ठीक है। साइटोक्रोम A3 वाला अपना फोर्थ कॉम्प्लेक्स है और BC1 वाला थर्ड कॉम्प्लेक्स है। तो 4 1 2 5 1 2 4 5 1 2 4 एंड 3, है ना। आंसर होगा इसका सी, ठीक है। चलो अगला देख लो, ऑक्सीजन इज क्रूशियल इन ड्राइविंग द प्रोसेस। बिल्कुल सही बात है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ऑक्सीजन क्रूशियल है, क्योंकि वो अल्टीमेट हाइड्रोजन एक्सेप्टर है, अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। तो इसका रीज़न यही लिखा है जो हमने बात की है, ऑक्सीजन एक्ट एज फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर। बिल्कुल सही बात है। तो असर्शन रीज़न दोनों सही है और रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। लास्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द एरोबिक रेस्पिरेशन इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स डाउन हिल, ठीक है। आपको पूरा बताना है, ग्लूकोज से शुरू। क्यों ऐसा ज़रूरी है कि सबस्ट्रेट हमेशा ग्लूकोज हो? फूड भी तो हो सकता है, तो यहाँ पर ग्लूकोज से हमेशा चालू हो, ज़रूरी नहीं। और ATP में कैसे इलेक्ट्रॉन? ATP तो डायरेक्टली ATP मिल गई ना आपको, तो ये ऑप्शंस पहले ही हट गए। तो फूड, NADH2, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड द अल्टीमेट ऑक्सीजन। तो आंसर है इसका बी फॉर बॉम्बे, ठीक है बच्चों। सो दिस कंप्लीट्स द बॉटनी सेक्शन पार्ट 2 सॉल्यूशंस। होप सो you done very well. Thank you so much.